हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास ग्रहदाह का 13वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। सभी कामकाज उठने बैठने तक में अचला के मन के एकांत कोने में जो बात हर पल सुलगती रही, वह यह कि सुरेश के मन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन काम कर रहा है, जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो उद्दाम प्रेम कभी उसमें पैदा होकर बढ़ा, वह मानो टूटे फूटे घर सा उसे छोड़कर और कहीं चला गया। वह अपने आप को हजारों तरह से झिड़कने धिक्कारने लगी, लेकिन विदाई की वेदना को वह हरगिज मन से दूर न हटा सकी। यहाँ तक कि बीच बीच में भयानक डर से उसके सर्वांग के रोए खड़ा करते हुए यह संदेह उसके मन में झांक झांक कर उठने लगा कि अपने अनजानते उसने कभी सुरेश को चुपचाप प्यार किया है या नहीं। हर बार इस आशंका को वह असंगत अमूलक कहकर टालने लगी। अपने आप पर व्यंग करके कहने लगी, इस असंभव के संभव होने से पहले वह डूब मरेगी, तो भी यह बात छाया सी उसके पीछे ही लगी रही। घूमते फिरते वह इसे अपनी आंखों से देखने लगी, और शायद इसीलिए इस विभीषिका से पिंड छुड़ाने की नीयत से नहाने खाने भर के समय को छोड़कर रात दिन में थोड़ा भी समय पति से अलग रहने का साहस न कर सकी। बगल का जो कमरा उसके लिए था, इन कई दिनों में उसमें जाने की भी उसकी इच्छा न हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। महिम लगभग चंगा हो गया। आबो हवा बदलने के लिए जल्द ही जबलपुर जाने की बात चल रही थी। उस दिन अचला नीचे बैठकर स्टोव पर पति के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध बार बार उफन रहा था। उसे किसी तरफ ताकने की फुर्सत न थी। वह जानती न थी कि महिम अब तक उसी की ओर ताक रहा था। अचानक पति की लंबी उसास की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर एक बार देख भर लिया और फिर अपने काम में लग गई। महिम कभी भी ज्यादा नहीं बोलता, मगर आज एकाएक निश्वास फेंक कर बोल उठा, सच अचला, बहुत बड़े दुख के बिना कभी कोई बड़ी चीज नहीं पाई जा सकती। मेरा घर भी फिर बनेगा और यह बीमारी भी जाती रहेगी, लेकिन इससे भी जो अनमोल चीज मैंने पाई, वह तुम हो। आज मुझे लगता है तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी नहीं कट सकेगा। अचला चुपचाप कटोरे के गर्म दूध को ठंडा करती रही, बोली नहीं। कुछ देर रुक कर महिम ने फिर कहा, मृणाल, सुरेश, इन लोगों ने भी कुछ कम सेवा नहीं की मेरी, लेकिन न जाने क्यों जब भी मुझे होश आता मैं घुटन महसूस करता। बार बार जी में आता, इन्हें इतनी तकलीफ, इतनी असुविधा हो रही है, इनके इस एहसान का बदला जीवन में कैसे चुकाऊंगा। लेकिन ईश्वर के हाथों का बांधा यह ऐसा संबंध है कि तुम्हारे बारे में यह फिक्र ही नहीं होती कि यह ऋण कभी मुझे चुकाना ही पड़ेगा। मुझे बचाना मानो तुम्हारी ही गरज है। कहकर महिम जरा हंसा। अचला गर्दन झुकाए दूध को चलाती ही गई, बोली कुछ नहीं। महिम ने कहा, और कितना ठंडा करोगी, लाओ। अचला ने तो भी कुछ नहीं कहा, नजर झुकाए उसी तरह बैठी ही रही। पहले तो महिम को हैरानी सी हुई, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि मुझसे अपने आंसू छिपाने के लिए ही वह उस तरह सिर गड़ाए बैठी है। सुरेश क्यों नहीं आता है, इसका वास्तविक कारण ना समझते हुए भी महिम ने कुछ अनुमान नहीं किया था, सो नहीं। इसके लिए उसके मन में क्षोभ मिली हुई एक खुशी ही थी, क्योंकि अचला
सतर्क हो गई है। अकेले में अचानक भेंट हो सकती है। इस खतरे से वह सहज ही कमरे से बाहर नहीं निकलती। महिम ने यह अनुभव किया। इसलिए आज उसका मन मानो वसंत की हवा में उड़ता रहा। उसकी खाट के करीब ही एक चौकी पड़ी थी। उस दिन काफी रात तक अचला उसी पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी और थक कर बाकी रात वहीं सो रही। सवेरे महिम के जगाए वह हड़बड़ी में जगी। खिड़की खोलकर देखा, बेला हो आई है। महिम किसी काम के लिए उसे कहते कहते रुक गया और सिर से पांव तक स्त्री को बार बार गौर करके अचरज से पूछा, तुम्हारी अपनी चादर क्या हो गई? उससे भी ज्यादा हैरत में आकर अचला अभी अभी जगने के बाद जो चादर वह लपेट कर आई है वह सुरेश की है। पति के इस सवाल ने मानो उसे कोड़ा लगाया। लाज और दुख से सारा चेहरा बदरंग हो गया। मगर यह हुआ कैसे, वह सोच ही ना पाई। याद आया, रात जब वे सो गए थे तो वह अपनी चादर चपोत कर उनके पैरों पर रखकर खुद अंचरा ओढ़े ही पहने बैठ गई थी। इतना ही सिर्फ याद आया कि नींद में उसे सर्दी सी लगी थी और अब जगकर यह देख रही है। स्त्री के शर्माए चेहरे को देखकर महिम स्नेह से कौतुकपूर्ण हंसी हंसा। बोला, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है अचला? हो सकता है नौकर ने ही उल्टा पुल्टा कर दिया हो, तुम्हारी चादर वहां और उसकी यहाँ रख दी हो, या सुरेश खुद ही कल शाम को यहाँ छोड़ गया हो और तुमने बदन पर रख ली। बैरी से कह दो, बदल देगा। कहती हूँ, कहकर अचला चादर लिए बाहर आई और जब अपने कमरे में विमूढ़ सी बैठ गई तो कुछ भी समझना बाकी ना रहा। काफी रात बीतने पर सुरेश चुपचाप कमरे में आया होगा और उसे जड़ा से देख स्नेह जतन से अपनी चादर उड़ाकर चला गया होगा। इस बात में उसे जरा भी संदेह ना रहा। आंखें मूंद कर उसकी वह झुकी और प्यास भरी निगाह यह स्पष्ट देख पाई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि सुरेश उसी को देखने और अच्छी तरह से देखने के लिए आया होगा और शायद रोज ही आता है, किसी को मालूम भी नहीं हो सकता। इस आचरण से उसकी लज्जा की सीमा न रही। इसे घिनौना, निंदनीय, असभ्य कहकर वह हजार तरह से लथेड़ने लगी। मेहमान के प्रति मकान मालिक का चोरी चोरी ऐसा कर्म अपने जीवन में कभी न क्षमा करने की बार बार प्रतिज्ञा की। फिर भी उसका मन इस अभियोग के लिए खुलकर हामी नहीं भर रहा है, यह भी उसने समझा। लेकिन साथ ही उसके आगे यह भी स्पष्ट हो गया कि आज तक क्या और कहाँ चुभता रहा उसे। उधर केदार बाबू के कोई बचपन के साथी जबलपुर में रहते थे। उनके यहाँ से जवाब आया, जलवायु और कुदरती नज़ारों के लिए यह जगह बड़ी ही अच्छी है। मेरा घर भी काफी बड़ा है। महिम आए तो बड़े मजे में यहीं रह सकता है। एक दिन सवेरे केदार बाबू ने आकर यह बताया। कहा, माघ महीना बीत चला और राह की थोड़ी बहुत तरद्दुद झेलने लायक भी हो ही गए तो अब देर काहे की, चल ही देना चाहिए। जवानी में एक बार वे जबलपुर गए थे। उसकी स्मृतियां मन में थी। उन्हीं का बड़े उमंग से वर्णन करते हुए बोले, जगदीश की स्त्री अभी जीवित है। वे माँ के समान महिम की सेवा जतन करेंगी और इसी बहाने मेरा भी फिर एक बार जबलपुर जाना हो जाएगा। महिम चुपचाप सब सुनता रहा पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसकी यह उदासी सिर्फ अचला ने ही देखी। पिता जब वहां से चले गए तो उसने धीमे धीमे पूछा, क्यों, जबलपुर तो अच्छी जगह है, नहीं जाना चाहते हो? महिम ने कहा, तुम लोग मुझे जितना तंदुरुस्त और सबल समझ रहे हो, हकीकत में उतना मैं अभी हुआ नहीं। कभी होऊंगा या नहीं, मैं इसकी भी आशा नहीं करता। अचला ने कहा,
तभी तो डॉक्टर ने जलवायु परिवर्तन करने की सलाह दी है। घूम आओ, सब ठीक हो जाएगा। महिम ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई और जरा देर चुप रहा। बोला, क्या जाने, लेकिन ऐसी हालत में अपने या और किसी के भरोसे मुझे स्वर्ग जाने का भी भरोसा नहीं होता। अंदर से मैं बहुत अस्वस्थ, बहुत कमजोर हूँ अचला। तुम पास ना रहो तो शायद ज्यादा दिन ना बचूंगा। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। वह जबान खोलकर कभी कुछ मांगता नहीं, कभी कोई कमी और दुख नहीं जाहिर करता। सो उसके मुंह की इस व्याकुल याचना ने मानो कील चुभोकर अचला के हृदय में अब तक के सारे रुंधे स्नेह, करुणा और माधुर्य का मुंह खोल दिया। वह अपने आप को और संभाल न सकी और कहीं कुछ कर ना बैठे, इस डर से आंसू दबाती हुई दौड़कर वहां से भाग गई। महिम बड़ी देर तक अचरज और दुख से खुले दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे लेट गया। फिर जब दोनों की भेंट हुई तो दो में से किसी ने भी इसके बारे में कोई बात ना की। दूसरे दिन सवेरे वह हाथ में एक तार लिए आई और मुस्कुराकर बोली, जगदीश बाबू ने तार का जवाब दिया है। उन्होंने अपने मकान के पास ही हम लोगों के लिए एक छोटा सा मकान ठीक किया है। महिम ठीक ना समझ पाकर बोला, मतलब इसका? अचला बोली, वे पिताजी के मित्र हैं, इस नाते उन्होंने आपको जगह दी, माना, मगर दो दो आदमी तो उनके कंधे पर जाकर नहीं लद जा सकते। इसलिए मैंने कल ही पिताजी को लिख भेजा था कि एक दूसरा मकान ठीक करने के लिए उन्हें तार दे दें। उसी का यह जवाब है। यह कहकर उसने पीला सा लिफाफा पति के बिछावन पर फेंक दिया। महिम ने उसे उठाकर शुरू से अंत तक पढ़कर सिर्फ अच्छा कहा। वह समझ गया कि अचला स्वेच्छा से साथ जाना चाहती है, लेकिन कल वाले आचरण को याद करके, जो आज भी उसके लिए ऐसा ही दुर्बोध, वैसा ही दुर्जेय है, किसी तरह की चंचलता दिखाने की उसे इच्छा ना हुई। किंतु अचला की ओर से सफर की पूरी तैयारी होने लगी। उस दिन दोपहर को इस कमरे में आकर वह अपने सरो सामान ठीक कर रही थी। केदार बाबू दरवाजे के पास कुछ देर तक खड़े खड़े देखते रहकर बोले, तुम ना जाओ तो कोई हर्ज है बेटी? अचला ने चौंक कर देखते हुए पूछा, क्यों पिताजी? सेहत और इलाज के लिहाज से उसका साथ रहना ठीक नहीं है। पिता होकर बेटी से यह कहने में उन्हें शर्म नहीं आई, इसलिए महिम की मौजूदा आर्थिक स्थिति का इशारा करते हुए बोले, कौन ज्यादा दिन की बात है? फिर जगदीश के यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं होगी कुछ दिनों के लिए नाहक ही ज्यादा खर्च करके। असली बात अचला ने नहीं समझी। उसने पिता की ओर नजर उठाकर पूछा, शायद उन्होंने कहा था? केदार बाबू बोले, नहीं नहीं, महिम ने कुछ नहीं कहा, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। तुम कुछ ना सोचो, मैं सब ठीक कर लूंगी, कहकर उसने अपने सामान पर ध्यान लगाया। दूसरे ही दिन अपने दो जेवर बेचकर उसने नकद रुपए मंगवा कर रखे। फागुन के बीचों बीच जाने का विचार था, पर सुरेश की फूफी ने पंडित से पत्रा दिखवाकर पहले ही हफ्ते में यात्रा का दिन तय कर दिया। सबको वही राय माननी पड़ी। जाने के 2 दिन पहले से ही अचला का मन हवा में तैरता फिरने लगा। कलकत्ता से बाहर कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहने के सिवा वह कभी बाहर नहीं गई। पश्चिम की तो उसने कभी शक्ल ही नहीं देखी। वहाँ कितने स्मारक हैं, कितने वन जंगल, पहाड़ पर्वत, नद नदी, जलप्रपात, कितना कुछ है जिनके बारे में लोगों की ज़बानी सुनने के सिवा आंखों देखने की कल्पना कभी उसके मन में भी नहीं आई। वही सारे आश्चर्य अब वह अपनी आंखों देखने जा रही है। इसके सिवा वहां उसके पति को सेहत मिलेगी। वहां अकेली वही पति की घरनी, गृहिणी,
सभी कामों में हाथ बटाने वाली रहेगी। तंदुरुस्ती के लिए वहाँ की आबो हवा अच्छी है। जीवन यात्रा का पथ सहज सुगम है। ये अच्छे हो गए तो वहीं कहीं अपनी दुनिया बसाएगी और निकट भविष्य में जो अनचाहे अतिथि एक एक करके जाकर उसकी गिरस्ती को भरी पूरी कर देंगे। उनके कोमल मुखड़े निहायत परिचित से ही मानो उसकी निगाहों पर नाचने लगे। सुख के ऐसे जाने कितने सपने उसके दिमाग में रात दिन चक्कर काटने लगे। पति उसे छोड़कर अकेले स्वर्ग जाने का भी भरोसा नहीं करते। इस बात ने तो उसकी सारी चिंता को मधुमय कर दिया। अब उसे किसी के लिए ना तो शिकवा रहा ना शिकायत। हृदय की सारी ग्लानि धुल गई और मन गंगा जल सा निर्मल तथा पवित्र हो गया। उसे इस बात की बड़ी इच्छा होने लगी कि जाने के पहले एक बार मृणाल से भेंट हो जाए। उसे अपनी छाती से लगाकर जाने अनजाने अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांग ले। आज सुरेश के लिए भी उसका मन रोने लगा। परम बंधु होने के बाद भी जो वह आज लाज और संकोच के उन लोगों के सामने नहीं आता, उसकी बदनसीबी की इस वेदना का उसने आज जैसा अनुभव किया और कभी नहीं किया था। उससे भी हृदय से क्षमा मांगनी है, लेकिन खोज करने पर पता चला वे कल से ही घर पर नहीं हैं। जाने के दिन सुबह से ही बदली घिर आई। बूंदाबांदी शुरू हो गई। सामान बांधे जा चुके थे। कुछ-कुछ स्टेशन भी भेज दिए गए थे। टिकट तक कटा लिया गया था। अचला के लिए भी दूसरे दर्जे का टिकट लेने की बात चली थी, लेकिन उसने ऐतराज किया। कहा, रुपए फूंकने का ही शौक हो तो कटाओ। मैं स्वस्थ हूँ, सबल हूँ और कितने बड़े-बड़े घर की स्त्रियां द्योढ़े दर्जे के जनाना डिब्बे में सफर करती हैं। मैं नहीं कर सकती। द्योढ़े से ऊपर मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। आखिर वैसा ही किया गया। पूरे 2 दिन सुरेश के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन आज दिन अच्छा ना था। चाहे इसलिए या किसी और कारण से वह अपने पढ़ने वाले कमरे में ही था। उस आनंद विहीन कमरे में अचला ने वसंत के एक झोंके सा प्रवेश किया। उसकी आवाज में खुशी झलक पड़ रही थी। बोली, इस जन्म में अब हम लोगों की आप शक्ल ही ना देखेंगे क्या? ऐसा क्या अपराध किया है, कहिए तो? सुरेश चिट्ठी लिख रहा था। नजर उठाकर उसने देखा। अपना घर जल जाने के बाद उसके आसपास के पेड़ पौधों की जो सूरत अचला देख आई थी, सुरेश के इस चेहरे ने उसकी ऐसी याद दिला दी कि वह मन ही मन सिहर उठी। वसंत की हवा निकल गई। वह भूल गई कि क्या कहने आई थी। पास जाकर उद्विग्न होकर पूछा, तबीयत खराब है सुरेश बाबू? मुझसे नहीं कहा। सुरेश ने क्षण भर को ही नजर उठाई थी। तुरंत झुकाकर बोला, नहीं, तबीयत मेरी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद किताब के पन्ने पलटता हुआ बोला, आज ही तो जा रही हो, सब ठीक हो गया। न जाने अब कब तक भेंट न होगी। लेकिन 2-1 मिनट तक दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर अचरज से उसने सिर उठाकर ताका। अचला की दोनों आंखें लबालब भर गई थी। आंखें मिलते ही आंसू की बड़ी-बड़ी बूंदें टपाटप चू पड़ी। सुरेश की नसों में गरम खून खौल उठा, लेकिन आज सारी शक्ति लगाकर अपने को जब्त करके उसने सिर झुका लिया। आंचल से आंसू पोंछकर अचला ने गाढ़े स्वर में कहा, तुम्हारी तबीयत हरगिज अच्छी नहीं है। तुम भी हम लोगों के साथ चलो। सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अचला बोली, नहीं क्यों? तुम्हारे लिए। बात पूरी न हो सकी। बाहर से बैरे ने आवाज दी, बाबूजी चाय। और पर्दा हटाकर वह अंदर आया। साथ ही साथ मुंह फेर कर अचला बाहर चली गई। घंटे भर बाद जब वह कमरे में गई तो महिम ने पूछा, सुरेश 2 दिनों से गया कहाँ है, जानती हो? फूफी से भी कुछ नहीं बताया है। वह आज मुझसे भेंट नहीं करेगा क्या? अचला ने धीरे धीरे कहा,
आज तो वे घर ही में हैं। महिम ने कहा, नहीं, अभी-अभी नौकरानी कह गई, वह सवेरे ही निकल गया है। अचला चुप रही। थोड़ी ही देर पहले उससे भेंट हुई है। वह बीमार है। छुटपन की तरह इस बार भी उसने तुम्हारी जान बचाई है। केवल इसी एहसान से उसको एक बार बुलाना तुम्हारे लिए उचित है। उससे अब खतरा नहीं। शर्म से भरी हुई शंका की निगाह से देखकर उसे और मत लजाओ। उसके मन की इन बातों में से एक भी आवाज जीभ से बाहर नहीं निकली। वह पति की ओर ठीक से ताक भी ना सकी। चुपचाप किसी काम में लग गई। धीरे धीरे स्टेशन जाने का समय करीब आ गया। नीचे केदार बाबू की चीख पुकार सुनाई पड़ी और फूफी भरा घट लिए व्यस्त हो पड़ी। नौकरों ने गाड़ी पर सारा सामान लाद दिया, लेकिन जो मकान मालिक थे उन्हीं का कोई पता नहीं चला। फिर भी इस पर खुलकर आलोचना करने की किसी को हिम्मत ना हुई। अंदर अंदर मामला कुछ ऐसा था कि उसने मानो सबको कुंठित कर दिया था। अकेले में पाकर बेटी के माथे पर हाथ रखकर केदार बाबू ने स्नेह सने स्वर में कहा, सती हो बिटिया, माँ सी हो। बुढ़ापे के कारण बहुत बुरा भला कहा है, रंज मत होना। कहकर वे झटपट वहां से खिसक गए। गाड़ी पर सवार होकर अकेले में महिम ने दुखी होकर अचला से कहा, आखिर उसने हमसे भेंट नहीं की। उससे एक बात कहने के लिए मैं 2 दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। पिता की बात से उस समय अचला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने केवल गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। ओट में फूफी खड़ी थी। भक्ति से उन्हें प्रणाम करके अचला ने उनके चरणों की धूल जो ली तो गदगद होकर असंख्य आशीर्वाद देती हुई वे बोल उठी, तुम्हारा सुहाग अक्षय हो बिटिया। पति को निरोग करके जल्द लौट आओ। ईश्वर से यही प्रार्थना है। अचला बोली, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है फूफी। आंखें पोंछती हुई वह गाड़ी पर जा बैठी। बात केदार बाबू के भी कानों में गई। अक्षम्य लज्जा से मानो वे मर से गए। हावड़ा से गाड़ी छूटने में 10-1 मिनट की देर थी। बाहर बादलों से भरा आसमान, बूंदाबांदी का विराम नहीं। लोगों के चलने से सारा प्लेटफॉर्म कीचड़ से भर गया था। लोग गठरी मोटरी लिए किसी तरह संभल संभल कर जगह ढूंढते फिर रहे थे। ऐसे में अचला ने देखा, हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए सुरेश आ रहा है। अचरज और दुश्चिंता से केदार बाबू का चेहरा स्याह हो उठा। उसके पास आते ना आते वे चीख उठे, अरे माजरा क्या है सुरेश, तुम कहाँ चले? जवाब सुरेश ने अचला को दिया। उसी की ओर देखकर सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ना, मैंने देखा, तुम्हारा उपदेश, तुम्हारा आमंत्रण, किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज सवेरे आंख में उंगली गड़ाकर तुमने बता न दिया होता तो मैं समझ ही ना पाता कि सेहत मेरी भी कितनी खराब हो गई है। चलो, कुछ दिन तुम्हारा ही मेहमान होकर रहूं, देखूं ठीक हो सकता हूं कि नहीं। सच कह रहा हूं ना? ठीक तो है? ठीक तो। उसके अलावा नई जगह में हमें काफी मदद भी मिल जाएगी। कहकर महिम ने अचला की ओर देखा। उसकी उस मौन और दुखी निगाह ने मानो शोर करके सबको सुनाते हुए अचला से कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? जिसकी सेहत के लिए इतनी उत्कंठा रही, आज सुबह तक तुम दोनों ने जिस बात की चर्चा की, उसकी तनिक भी खबर मुझे क्यों नहीं होने दी? इस चुप चुप की क्या जरूरत थी अचला? लेकिन अचला उधर को मुंह फेरे रही और सुरेश कुछ समय तक विमूढ़ सा रहकर अचानक अंदर की उत्तेजना को बाहर ढकेल कर नाहक ही परेशान सा बोल उठा, लेकिन अब समय तो है नहीं, चलो गाड़ी पर ही बातें होंगी। चलिए केदार बाबू। कहकर केवल सामने की ओर ही नजर किए मानो सबको ठेलता ही ले चला। बड़ी देर तक केदार बाबू कुछ नहीं बोले।
महिम को उसकी जगह पर बैठाकर अचला को उन्होंने औरतों वाले डिब्बे में चढ़ा दिया। केवल उस समय जब गाड़ी छूटने लगी और झुककर उन्हें प्रणाम करके सुरेश महिम के बगल में जा बैठा, तो उन्होंने कहा, तुम्हें साथ हो तो आशा है रास्ते में कोई तकलीफ ना होगी। औरतों वाला डिब्बा जरा दूर है, बीच बीच में जरा खोज खबर लेते रहना सुरेश। महिम से कहा, पहुंचते ही समाचार भेजना ना भूलना। ख्याल रहे, मैं बेताब रहूंगा। कहकर उन्होंने आंसू रोकते हुए प्रस्थान किया। उनका वह उदास चेहरा और स्नेह गीला स्वर बड़ी देर तक दोनों मित्रों के कानों में गूंजता रहा। गाड़ी छूटी और सर्दी लगने के डर से महिम झट कंबल लपेट कर लेट गया, लेकिन सुरेश वहीं उसी तरह बैठा रहा। वहां उसकी शक्ल की तरफ गौर करने वाला कोई नहीं था। अगर होता तो कोई भी देखकर कह सकता कि आज उन दो आंखों की निगाह हरगिज स्वाभाविक न थी। भीतर बहुत बड़ी कोई अगलग्गी न होते रहने से किसी की आंख से ऐसी तीखी रोशनी छिटक ही नहीं सकती। पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती रुकती धीमी धीमी चाल से बढ़ने लगी और बाहर बारिश होती रही। किसी बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकने को हुई तो चादर में लिपटा मुंह बाहर निकाल कर महिम ने कहा, भीड़ तो थी नहीं, थोड़ा सो क्यों नहीं लिया सुरेश? ऐसी सुविधा तो हर वक्त नहीं मिल सकती। सुरेश ने चौंक कर कहा, हाँ, सो रहा हूँ। उसका यह चौंकना ऐसा बेतुका और अहेतुक लगा कि महिम आश्चर्य से अवाक हो गया, मानो वह उससे छिपाकर कोई गुनाह कर रहा था। पकड़ जाने के खौफ से डर गया है। इस आशंका को महिम देर तक मन से निकाल नहीं सका। गाड़ी रुक गई। अपनी स्थिति समझकर हंसी के आभास से मुखड़े को कुछ सरल बनाकर सुरेश ने कहा, मैंने सोचा था तुम सो रहे हो, सो चौंक उठा। महिम ने केवल कहा। बिना जरूरत की यह सफाई भी उसे अच्छी नहीं लगी। सुरेश बोला, उन्हें किसी चीज की जरूरत है कि नहीं पूछना। महिम बोला, लेकिन पानी नहीं पड़ रहा है। सुरेश बोला, खास नहीं, मैं झपट कर देख आता हूँ। और सुरेश दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। औरतों वाले डिब्बे के पास जाकर देखा, अचला को एक हम उम्र साथिन मिल गई है। वह उसी से गपशप कर रही है। उसी लड़की ने पहले सुरेश को देखा और अचला को छूकर इशारा करके मुंह फेर कर बैठ गई। अचला ने पलटकर देखा। सुरेश ने कुछ चाहिए या नहीं यह पूछा। अचला ने सिर हिलाकर नाही की। कहा, तुम्हें पानी में नहीं भीगना है, चल दो। कहकर वह खिड़की के पास आ गई। धीमे से कहा, मेरी फिक्र की जरूरत नहीं, जिनकी फिक्र है उनका जरा ख्याल रखना। सुरेश ने कहा, उसका ख्याल है, लेकिन तुम्हें खाने को कुछ पानी। अचला ने बात काट कर मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भीग भीग कर बीमार पड़ना चाहते हो क्या? सुरेश ने एक नजर अचला को देखा और निगाह नीची कर ली। कहा, चाहता तो जमाने से हूँ, मगर अभागे के पास बीमारी भी तो फटकना नहीं चाहती। सुनकर अचला की कनपटी तक शर्म से लाल हो उठी, लेकिन नजर उठाते ही सुरेश कहीं देख ना ले, इस आशंका से उसने किसी कदर उसे दिल लगी की शक्ल देने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, अच्छा, तुम चलो तो सही, वह काम कराऊंगी तुमसे कि। लेकिन बात को वह पूरी कर नहीं सकी। उसकी छिपी लज्जा ने इस बनावटी दिल्लगी के बाहरी प्रकाश को बीच में ही झिड़कते हुए रोक दिया। गाड़ी छूटने की घंटी बजी। कुछ कहना चाहते हुए भी सुरेश बिना कहे चला जा रहा था कि बाधा पाकर उसने पलटकर देखा। उसकी चादर का एक छोर अचला की मुट्ठी में है। वह फुसफुसाकर गरज सी उठी, मैंने तुम्हें साथ चलने को कहा था। यह बात तुमने सबके सामने क्यों कह दी? मुझे इस तरह से अप्रतिभ क्यों बनाया? ठीक इसी बात के लिए तब से सुरेश के अंदर
उथल-पुथल मची थी और वह पश्चाताप से जल रहा था। इसलिए वह करुण स्वर में बोला, अनजाने मुझसे अपराध हो गया अचला। अचला जरा भी नरम ना पड़ी, वैसे ही गर्म होकर कहा, अनजाने? सबके सामने मेरी हेठी कराने के लिए जानकर ही कहा तुमने। गाड़ी चल पड़ी। सुरेश को और कुछ कहने का मौका ना मिला। अचला ने उसकी चादर छोड़ दी और वह धड़कता दिल लिए तेजी से चला गया। वह बेशक किसी तरफ निगाह किए बिना चल पड़ा, लेकिन नजरों से उसका पीछा करते हुए और एक जने की धड़कन थम जाने को हुई। अचला ने देखा, अपने डिब्बे में खिड़की से बाहर सिर निकाल कर महिम उन्हीं लोगों को देख रहा है। अचला जब अपनी जगह पर आ बैठी तो उस लड़की ने पूछा, यही हैं आपके बाबू? अनमनी अचला केवल हूं करके सूनी आंखों बाहर खेत खलिहान पेड़ पौधों को देखती रही। जिस गप को अधूरा छोड़कर वह सुरेश के पास गई थी, उसे फिर से पूरा करने की उसे इच्छा न हुई। फिर गांव और गांव, शहर और शहर पार होने लगे। उसके मन की कुढ़न फिर जाती रही तथा चेहरा निर्मल और प्रशांत हो गया। फिर से वह अपनी हमसफर से खुशी-खुशी बात करने लगी। जिस शर्म ने घंटा भर पहले उसे मायूस कर दिया था, वह याद भी ना रही। किसी बड़े स्टेशन पर सुरेश खानसामा के हाथों चाय और खाने की चीजें लेकर हाजिर हुआ। अचला ने सब कुछ रखवाकर शिकायत करते हुए कहा, इन झंझटों के लिए तुमसे किसने कहा? तुम्हारे मित्र रत्न ने शायद। अचला खूब जानती थी कि इन बातों में सुरेश किसी के कहने की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी अनमांगे इस जतन के लिए इतनी सी चिकोटी काटे बिना वह न रह सकी। सुरेश होंठ दबाकर हंसते हुए चला जा रहा था। अचला ने आवाज दी। उसके होंठों पर हंसी का वह आभास अभी था ही। उसे देखते ही अचला सहसा फिक करके हंस पड़ी और लाज से लाल हो उठी। उस लाल आभा को सुरेश ने दोनों आंखों मानो जी भरकर पी लिया। अचला ने दरअसल पति के बारे में जानने के लिए ही सुरेश को फिर से पुकारा था कि उन्हें कोई तकलीफ या असुविधा तो नहीं है, या कि कोई जरूरत तो नहीं, एक बार आ सकेंगे क्या? एक एक कर ये ही बातें जानने की इच्छा थी, मगर अब एक भी बात पूछने की उसमें शक्ति ना रही। उसने बेतुकी गंभीरता से सिर्फ इतना पूछा, हमें इलाहाबाद में गाड़ी बदलनी होगी। कितनी रात को गाड़ी वहां पहुंचेगी मालूम है आपको? पता करके कह जाएंगे मुझे। अच्छा, इतना कहकर सुरेश कुछ चकित सा हो चला गया। लौटकर अचला ने देखा, वह लड़की अपनी जगह से दूर हटकर बैठी है। जी की खींच को संभाल ना पाकर अचला ने पूछा, आपके यहाँ लोग चाय डबल रोटी नहीं खाते? वह नम्रता के साथ हंसकर बोली, भला पूछती है, इस बला से भी कोई घर बचा है? सभी खाते हैं। अचला ने कहा, फिर घृणा से दूर क्यों खिसक गई? उसने शर्मा कर कहा, नहीं बहन, घृणा से नहीं, मर्द तो सभी खाते हैं, लेकिन मेरे ससुर यह सब पसंद नहीं करते और हम औरतों को। ऐसे ही खाने छूने के मामले में मृणाल से उसकी जुदाई हुई थी। उस दिन भी जिस कारण से अपने को रोक नहीं सकी थी, आज भी वैसी ही एक जलन से वह अपने को भूल बैठी और रुखाई के साथ उससे बोली, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, आप मजे में अपनी जगह पर आकर बैठ सकती हैं। और पलक मारने भर की देर में अचला ने चाय रोटी खिड़की के बाहर फेंक दी। वह लड़की बड़ी देर तक काठ मारी सी रही। उसके बाद मुंह फेर कर अचला से आंसू पोंछने लगी। शायद उसने यही सोचा, इतनी देर के परिचय और बातचीत की जिसने कोई मर्यादा नहीं रखी, आंसू देखकर न जाने वह क्या कर बैठे। थोड़ी देर के लिए बारिश थम जरूर गई थी, मगर आसमान में बादल जमते ही चले जा रहे थे। तीसरे पहर के करीब
फिर बारिश जम गई। वह लड़की इसी पानी में उतर जाएगी तैयार होने लगी। अचला से और रहा ना गया। वह उसके पास जा बैठी, उसकी हथेली अपनी मुट्ठी में लेकर स्निग्ध स्वर में कहा, अपने व्यवहार पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ करें। वह हंसी, लेकिन तुरंत उत्तर न दे सकी। अचला ने फिर कहा, मेरा मन ठीक नहीं रहने पर मैं क्या कर बैठती हूँ, कोई ठिकाना नहीं। पति बीमार हैं, उन्हें लेकर जलवायु परिवर्तन के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छे हो गए तो ठीक ही है, नहीं तो इस परदेश में क्या बीतेगी भगवान ही जानते हैं। कहते कहते उसका गला भर आया। उस लड़की ने आश्चर्य से कहा, मगर आपके पति को देखकर तो यह नहीं लगता कि बीमार हैं। अचला ने कहा, मेरे पति इसी गाड़ी में हैं, आपने उन्हें नहीं देखा है, ये मेरे पति के मित्र हैं। वह लड़की और भी हैरान होकर चुप रही। उस समय जब उसने पूछा था, यही क्या आपके बाबू हैं, तो अनमनी अचला ने कर दिया था। यह अचला को याद ना था, लेकिन वह न भूली थी। सो उसके चकित होने को अचला ने अनुभव से ग्रहण किया। सुरेश से उसकी बातचीत का ढंग उसे कैसा बुरा लगा, मन ही मन इसकी कल्पना करके वह लाज से मर गई और निहायत बेमानी और भद्दा सा जवाब दे बैठी, हम लोग हिंदू नहीं हैं, ब्राह्म हैं। उसने फिर भी जब कोई जवाब नहीं दिया तो अचला ने उसका हाथ छोड़ दिया। कहा, आप चूंकि हमारा व्यवहार ठीक ठीक समझ नहीं सकती, इसलिए हमें अजीबोगरीब ना समझें। अब की वह लड़की हंसी, बोली, हम तो ऐसा नहीं सोचती, आप ही लोग बल्कि जिस कारण से भी हो हमसे दूर रहना चाहते हैं। यह मैंने कैसे जाना कि हमारे दो एक अपने लोग आपके समाज के हैं, उन्हीं से मैंने जाना। कहकर वह हंसने लगी। अचला ने पूछा, वह कारण क्या है? वह बोली, वह आप जरूर जानती होंगी। नहीं जानती हो तो समाज के किसी से पूछ देखें। इसके बाद हंसकर इस प्रसंग को दबाते हुए बोली, अच्छा, अपने पति को लेकर इतनी दूर न जाकर हमारे यहाँ क्यों नहीं चलती? अचला ने पूछा, कहाँ, आरा? वह महिला बोली, राम कहिए, वहाँ भी आदमी रहता है। मेरे पति ठेकेदारी करते हैं, इसलिए मुझे कभी कभी वहाँ जाकर रहना पड़ता है। मैं डिहरी की बात कर रही हूँ। सोन नदी के किनारे अपना छोटा सा घर है, वहाँ 2 दिन रहने से आपके पति चंगे हो जाएंगे, चलेंगी? अचला के दोनों हाथ अपनी गोदी में लेकर वह उसकी ओर ताकने लगी। इस अपरिचित स्त्री की उत्सुकता और हार्दिक आग्रह देखकर अचला मुग्ध हो गई। बोली, लेकिन इसके लिए आपके पति की अनुमति होनी चाहिए, उनके कहे बिना कैसे जा सकती हूँ? उसने सिर हिलाकर कहा, ऐसा भी क्या, हम सेवा करने के लिए दासी हैं, इससे क्या, सब बात में दासी? ऐसा सोचे भी मत, हुक्म देने में तो हम ही मालिक हैं। वह जगह आपको पसंद ना आए तो आप सीधे डेहरी चली आए, बिल्कुल ना सोचें। मैं कह रही हूँ, अनुमति लेनी हो तो मैं लूंगी, आपको क्या गरज पड़ी है? यह कहकर उस सुहागिन लड़की ने अपनी खुशी की अधिकता से मानो अचला को आच्छन्न कर दिया। गाड़ी की धीमी चाल से समझ में आया कि आरा स्टेशन करीब आ रहा है। उसने फिर अचला के दोनों हाथ अपनी गोद में लेकर कहा, मेरा स्टेशन आ रहा है, मैं अब उतरूंगी, लेकिन आप सोच सोच कर जीना खराब करें कहे जाती हूँ। कोई डर नहीं, आपके पति अच्छे हो जाएंगे, परंतु वचन दीजिए, लौटती बेर एक बार मेरे घर में पैरों की धूल देंगी। अचला ने आंसू रोकते हुए कहा, वह सुअवसर मिला तो आपसे जरूर मिलती जाऊंगी। उसने कहा, क्यों नहीं, सुअवसर जरूर मिलेगा, आपको मैंने पहचान लिया, मैं कहे जाती हूँ, आपकी ऐसी भक्ति और प्यार की ईश्वर कभी उपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अचला जवाब न दे सकी। मुंह फेर कर उसने उमड़े आंसू को रोका। बारिश में गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी। उसका देवर वहीं खड़ा था। उसने आकर दरवाजा खोल दिया।
उसके कान के पास मुंह ले जाकर अचला ने चुपचाप कहा, अपने पति का नाम तो नहीं लेंगी आप, जानती हूँ, मगर अपना नाम तो बताइए। अगर कभी आऊं तो आपको ढूंढूंगी कैसे? उस महिला ने जरा हंसकर कहा, मेरा नाम राक्षसी है। डिहरी में जिस बंगाली लड़की से भी पूछेंगी मेरा ठिकाना बता देगी। मगर दोनों जने एक बार आइए, मेरे सिर की कसम, मैं राह देखती रहूंगी। सोन के किनारे पर ही मेरा घर है। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर अचला को नमस्कार किया और भीगती हुई चली गई। भाप की गाड़ी फिर धीरे धीरे चल पड़ी। अभी अभी सांझ हुई थी, किंतु वर्षा के साथ हवा के झोंकों ने दुर्योग की इस रात को और भी भयंकर कर दिया था। खिड़की के कांच के बाहर देखते देखते उसकी आंखें खुल गई। उसे यही लगने लगा कि इस हाथ को हाथ ना सूझने देने वाले अंधेरे ने उसके आदि अंत को लील लिया है। जोत का आनंद का मुखड़ा अब कभी नहीं देख सकेगी। जीवन में अब इससे छुटकारा नहीं। साथीहीन सूने कमरे के एक कोने में जाकर चादर लपेटकर आंखें बंद किए वह लेट गई। अब उसकी दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह आंसू आखिर क्यों? उसका यह दुख ही आखिर क्या है? यह भी नहीं सोच सकी वह, परंतु रुलाई भी किसी तरह नहीं रोक सकी। अबाध लहरों से वह उसके कलेजे को चूर चूर करती हुई गरजती फिरने लगी। पिता की याद आई, छुटपन की सहेलियों की याद आई, फूफी की भी याद आई, मृणाल की याद आई। अभी अभी जो लड़की राक्षसी के नाम से अपना परिचय दे गई उसकी याद आई। यहाँ तक कि नौकर जद्दू भी मानो उसकी नजर में आने जाने लगा। उसके मन में ऐसी ही पीड़ा होने लगी मानो वह जिंदगी भर के लिए सबसे विदाई लेकर निरुद्देश्य यात्रा में निकली हो। लगातार यूं रोते रोते अगले स्टेशन तक में उसका वेदना विकल हृदय कुछ शांत हो आया। वह उठकर आकुल सी देखने लगी कि शायद कोई स्त्री मुसाफिर इस आफत की रात में उसके डिब्बे में आ जाए। भीगते भीगते कोई कोई उतरे, कोई कोई सवार भी हुए, पर उसके डिब्बे के पास कोई भी नहीं फटकी। गाड़ी छूट जाने के बाद एक लंबे उसास भरकर वह अपनी जगह पर लौट आई और सिर से पांव तक चादर लपेटकर पड़ रहते ही अब की किसी अचिंतनीय कारण से उसका भूखा हृदय सहसा सुख की कल्पना से भर उठा। लेकिन यह कोई नई बात न थी। जिस दिन जलवायु परिवर्तन का प्रस्ताव हुआ था उस दिन भी उसने ऐसा ही स्वप्न देखा था। आज भी वह उसी प्रकार अपने बीमार पति को याद करके, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करके एक अजानी जगह में आनंद और सुख शांति का जाल बुनते बुनते विभोर हो गई। वह कब सो गई थी और कितनी देर सोई पता नहीं। एकाएक अपना नाम सुनकर चौंक कर उठ बैठी। देखा, दरवाजे के पास सुरेश खड़ा है और खुले दरवाजे से हवा के झोंकों के साथ पानी ने आकर अंदर प्लावन सा कर रखा है। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, जल्द उतरो, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तुम्हारा बैग कहाँ है? अचला की आंखें तब भी निंदाई थी, लेकिन उसे याद आया जबलपुर के लिए इलाहाबाद में गाड़ी बदलनी है। अपना बैग उसे दिखाती हुई हड़बड़ाकर उतर पड़ी। बोली, इस पानी में उन्हें कैसे उतारिएगा? यहाँ पालकी वालकी कुछ नहीं मिलती? ऐसे तो बीमारी बढ़ जाएगी सुरेश बाबू। सुरेश ने क्या जवाब दिया बारिश में समझ में नहीं आया। एक हाथ से बैग और दूसरे से अचला का हाथ कस कर पकड़े हुए वह उधर वाले प्लेटफॉर्म की ओर लपका। वह गाड़ी खुलने खुलने को थी। पहले दर्जे के एक सूने डिब्बे में अचला को ढकेलते हुए बोला, तुम स्थिर होकर बैठो, मैं उसे ले आऊं। अचला बोली, तो मेरी यह मोटी चादर लेते जाइए, उन्हें अच्छी तरह से उड़ा कर लाइए। अचला ने अपनी चादर सुरेश के बदन पर फेंक दी।
वह तेजी से चला गया। जहां तक नजर जा सकी, अचला सामने देखती रही। दूर दूर खंभों पर स्टेशन की रोशनी जल रही थी, पर इस घोर बारिश में रोशनी इतनी नाकाफी सी थी कि लगभग कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुसाफिर पानी में दौड़ रहे हैं, सिर पर बोझा लिए कुली आ जा रहे हैं। रेल कर्मचारी परेशान से। यह सब बस धुंधली छाया सा दिख रहा था। धीरे धीरे वह भी ना दिखने लगा। स्टेशन की घंटी जोरों से बज उठी और जिस गाड़ी से अचला अभी अभी उतरकर आई थी, खौफनाक अजगर की नाई फूंस फूंस की आवाज से आकाश पाताल कंपाती हुई वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। अंधेरे के सिवा सामने और कोई ओट न रही। फिर घंटी बजी। अचला ने समझा कि यह घंटी इस गाड़ी के छूटने की है, लेकिन वे लोग चढ़ गए कि नहीं, कहाँ चढ़ गए, सामान सब लदा या नहीं, कुछ भी न जान पाकर अचला चिंतित हो गई। कंबल ओढ़े, हाथ में नीली लालटेन लिए एक प्यादा तेजी से जा रहा था। उसे सामने से गुजरते देख अचला ने पुकार कर कहा, सारे मुसाफिर चढ़ गए या नहीं? पहले दर्जे का डिब्बा देखकर वह ठिठक गया। बोला, जी मैम साहब। अचला कुछ निश्चिंत सी हुई। समय पूछा। उसने बताया, 9 बज के। 9 बज के? अचला चौंक उठी। लेकिन इलाहाबाद पहुंचने में तो रात लगभग बीत जाती। अकुलाकर पूछा, इलाहाबाद? लेकिन वह आदमी और खड़ा नहीं रह पा रहा था। ऊपर शेड नहीं था। फिर गाड़ी की छत से छींटे उड़कर उसके नाक मुंह में सुई से चुभ रहे थे। हाथ की रोशनी को तेजी से हिलाते हुए मुगल सराय कहता हुआ वह चला गया। सीटी बजाकर गाड़ी खुल गई। इतने में उसके सामने से दौड़ते हुए सुरेश कहता गया, डरो मत, मैं बगल के ही कमरे में हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।